li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli। अब यहाँ पे देखें कि चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स, अभी बेटा आप लोगों को यही बता रही थी कि पास्ट पेपर्स में आपका एक क्वेश्चन आता है, नॉवल के पेपर में 2 क्वेश्चंस आते हैं, आपके हार्ट ऑफ डार्कनेस में से 2 ही आ जाते हैं थिंग्स फॉल अपार्ट में। एक क्वेश्चन रिपीटेडली आता है जो कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है या अनसीन टाइप आता है, जो लास्ट वन होता है वो अबाउट द नॉवल होता है। और मोस्टली जो 70-75% जो क्वेश्चन आता है वो आता है व्हाट आर द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मॉडर्न नॉवल। ठीक है, ये जो 20th सेंचुरी का जो नॉवल है उसके चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो क्या है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, तो वो छोटा सा भी ये असाइनमेंट मैंने प्रिपेयर की थी आप लोगों के लिए, तो उसी को मैं शेयर कर रही थी। तो अच्छा, अब यहाँ पे चलते हैं कि चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स मॉडर्न नॉवल के क्या है। सबसे पहले तो काफ़ी सारी चीज़ें तो ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ कि क्या है। स्पेशली इसमें आपको हार्ट ऑफ डार्कनेस की समरी पढ़ने से अंदाज़ा हो गया होगा कि इसमें क्या क्या कुछ है। लाइक पहली बात ये कि ये एंटी रोमांटिक नॉवल है। आप देखें हार्ट ऑफ द डार्कनेस के अंदर आपको कोई हीरोइन नजर नहीं आएगी। इसी तरह थिंग्स फॉल अपार्ट भी आप पढ़ेंगे, आपको लगेगा कि ये बिल्कुल एंटी रोमांटिक जो है। आप लोगों के जितने भी ड्रामाज आएंगे, जितने भी नॉवेल्स आएंगे, वो सारे ऐसे ही होंगे। ठीक है, ये आपकी 20th सेंचुरी में के जो है उसमें आपका कोई लव स्टोरी नहीं दिखाई जाएगी। यहाँ पे आपको कोई लव स्टोरी नहीं दिखाई देगी। दूसरी चीज उसके अंदर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है। तीसरी चीज उसके अंदर एक नैरेटिव होता है, फर्स्ट नैरेटिव एंड सेकेंड नैरेटिव। ठीक है, नॉवेला जो है उसके बारे में बताया गया। एक तो नॉवल है जो कि एक बहुत लंबी सी कहानी होती है, नॉवेला एक छोटी सी कहानी होती है जिसको नॉवेला कहा गया। उसकी इंट्रोडक्शन हुई, उसको इंट्रोड्यूस किया गया, सॉरी। और उसके बाद जो है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस हो गया, एंटी रोमांटिक हो गया, एंटी हीरोइक ट्रेट्स जो हैं वो दिखाए गए इसके अंदर। तो इसलिए अक्सर क्वेश्चन यही आता, हु इज द हीरो। ठीक है, हु इज द हीरो। और आप आगे भी जाके जो 1-2 और नॉवेल्स और ड्रामास पढ़ेंगे वहां पे इसी तरह के ही क्वेश्चन आएंगे अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न नॉवल। फिर इसके अंदर हमने देखा कि मेंटल डिसइंटीग्रेशन बहुत ज्यादा है, यानी कि इंसान मॉडर्न एक वर्ल्ड के अंदर आके जब इतनी सारी साइंटिफिक इजादात हो चुकी हैं, जब इतनी डिस्कवरीज हो चुकी हैं, अफ्रीका डिस्कवर हो गया, कोलंबस जो है वो डिस्कवर हो चुका है, बहुत सारे। अब देखिए मार्लो को क्या था, उन दिनों लोगों को शौक हुआ करता था, वो मैप्स देखा करते थे। हमारे लिए तो अब बड़ा आसान है, हम सड़कों से मुल्तान और फिर लाहौर और पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं। उन दिनों लोगों के अंदर बड़ा एक तजस्सुस पाया जाता था कि हम बहरी सफर करें, हम जो है सी वॉयजेस पे जाएं और हम डिफरेंट जगहों को डिस्कवर करें। तो दे वांट टू डिस्कवर मेनी मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो उस डिस्कवरी के साथ साथ जो है वो डिफरेंट एक्सपीरियंसेस लेके आते थे कि वो क्या सोच के जाते हैं और वहां पे उनको मिलता क्या है। तो दैट इज द बेसिकली मेंटल डिसइंटीग्रेशन, जो कि उनकी दिमाग के अंदर जो एक कंफ्यूजन पाई गई कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, एंड द सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस। ठीक है, कि उनके अंदर फिर वो सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं रही, क्योंकि शुरू से वो अगर उन्होंने अपने आप को वाइट समझा हुआ था तो वाइट ही समझते रह गए, अपने आप को ब्लैक समझा हुआ था तो ब्लैक ही समझते रह गए। फिर थीम ऑफ एम्पेरियलिज्म जो है ये मॉडर्न नॉवल के अंदर, थीम ऑफ पावर, ये सारी चीजें जो है आपको मॉडर्न नॉवल के अंदर बहुत ज्यादा जो है नजर आएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न नॉवल, देख लेते हैं। कंटेंट्स में इसके इंट्रोडक्शन है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, रियलिज्म, रियलिटी बेस्ड आपको दिखाया जाएगा। लव फॉर रोमांस ये इसके अंदर नहीं होगा। और फ्रैंक इन सेक्सुअल मैटर्स, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक, दैट इज द वन। ठीक है, जो कि आपके पार्ट 2 के 3 नॉवेल्स के अंदर ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक यूज हुई है। नंबर 1 हार्ट ऑफ द डार्कनेस, नंबर 2 थिंग्स फॉल आपका वर्जीनिया वुल्फ का नॉवल है टू द लाइट हाउस, एंड देन फाइनली जो है आपका जे जॉयस। ठीक है, पोर्ट्रेट ऑफ एन आर्टिस्ट एज अ यंग मैन। और उसके बाद उसी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, और फिर नॉवल ऑफ आइडियाज दिखाया गया। ठीक है, ये नॉवल था जो कि आइडियाज बेस्ड था रादर देन कि वो कोई स्टोरी बेस्ड होता या कोई फलसफी कहानी होती। दैट इज बेसिकली द स्टोरी ऑफ द नॉवल ऑफ द आइडियाज। इंट्रोडक्शन देखते हैं। मॉडर्न इज एसेंशियली द एज ऑफ नॉवल, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पॉपुलर मीडियम इन द मॉडर्न टाइम।
English fiction novel is only literary form which can compete for popularity with the film and radio. The publication of new English fiction novel by a novelist is received now with the same enthusiastic response as a new comedy by Dryden on or Congreve was received in the Restoration period, a new volume of poem by Tennyson during the Victorian period. Poetry had for many centuries held the supreme place in the realm of literature had lost that position. अब पोइट्री जो कि बहुत अरसे से जो है वो सुप्रीम प्लेस उसको मिली हुई थी वो इन द रियलम ऑफ लिटरेचर, अब उसने अपनी वो पोजीशन खो दी थी. अब 20th सेंचुरी में जो ज़्यादा चीज़ जो है वो डोमिनेट हुई वो नॉवल था. The main reason for this change is the novel is the only literary form which meets the needs of the modern world. और मेन रीजन इस चेंज की ये थी कि लोगों ने पोइट्री की जगह जो है नॉवल जो है वो पढ़ना शुरू कर दिया. अभी भी देखें ज्यादातर लड़कियों को नॉवेल्स पढ़ने का शौक होता है, नॉवेल्स खरीद रही होती. तो वो बेसिक क्या थी कि वो मीट करता था नीड ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, जो आज की मॉडर्न वर्ल्ड है उसको. अब कैरेक्टरिस्टिक्स इसके देख लेते हैं कि क्या क्या है. एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको जरूर बेटा देखिएगा और अगर इसके अंदर मजीद पॉइंट्स भी ऐड करने हुए तो कर दीजिएगा. अब आपने हार्ट ऑफ द डार्कनेस की समरी पढ़ ली है, उससे आपको काफ़ी कुछ अंदाज़ा हो जाएगा. और हम बाकी भी जब हम पढ़ेंगे तो उन मॉडर्न नॉवेल्स के जितने भी ट्रेट्स हैं ना और कैरेक्टरिस्टिक्स आप देखेंगे नॉवेल्स के, वो इसके अंदर ऐड करते जाइएगा. ये तो बहुत थोड़े से हैं, 4-5 लिखे हुए हैं, इतने नहीं हैं, बहुत ज़्यादा हैं मॉडर्न नॉवेल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स. रियलिज्म देख लेते हैं. द नॉवल ऑफ मॉडर्न एज इज रियलिस्टिक इन नेचर. द रियलिस्टिक राइटर इज वन who thinks that the truth to observe facts about outer world or his own feelings is great thing. अब नॉवल ऑफ मॉडर्न एज जो था वो रियलिस्टिक इन नेचर था. रियलिस्टिक राइटर जो हैं वो एक ऐसे राइटर को कहते हैं जो ये सोचता है कि ट्रूथ टू ऑब्जर्व फैक्ट्स अबाउट द आउटर वर्ल्ड और हिज ओन फीलिंग इज ग्रेट थिंग. ये जो ट्रूथ है ना, जो ऑब्जर्व फैक्ट्स का होता है, जो हम देखते हैं, ठीक है, अब चाहे वो हमारी आउटर वर्ल्ड है या हमारी ओन इनर फीलिंग्स है, वो बहुत बड़ी चीज है. वाइल एन आइडियलिस्ट राइटर वांट्स टू क्रिएट अ प्लेजेंट पिक्चर, जबकि एक जो आइडियलिस्ट होता है वो हमेशा एक प्लेजेंट पिक्चर जो है वो क्रिएट करता है. एक जो रोमांटिक पोइट होता है वो हमेशा एक इमेजिनरी वर्ल्ड जो है वो क्रिएट करता है जिससे आपको प्लेजर मिलता है. लेकिन एक जो रियलिस्टिक राइटर होता है वो आप आउटर वर्ल्ड को या अपनी इनर फीलिंग्स को ऑब्जर्व करता है और वो ट्रुथ को फाइंड आउट करने की कोशिश करता है rather than कि वो imaginary world के अंदर है. The modern novelist is realistic in this sense. He tries to include within the limits of novel almost everything and not a merely one-sided view of it. Modern novelist realistic होता है इस सेंस में और वो हमेशा conclude करने की कोशिश करता है with the limits of novel almost everything. नॉवल की लिमिट्स में रहते हुए वो हर चीज को कंक्लूड करने की कोशिश करता है एंड नॉट मेरली वन साइडेड व्यू ऑफ इट. सिर्फ उसका वन साइडेड व्यू वो नहीं देखता. Tolstoy's War and Peace and Eliot's Middlemarch had proven that novel can be made as flexible as life itself. The modern novelists have continued this experiment still further and are trying to make the novel more elegant and flexible. Modern novelists जो हैं वो इस एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करते हैं स्टिल फर्दर एंड आर ट्राइंग टू मेक, और वो कोशिश करते हैं कि नॉवल को मजीद एलिगेंट बना लें. अब इसमें रियलिज्म का जो ट्रेट है जो आपने हार्ट ऑफ डार्कनेस में पढ़ा, आप वहाँ से इसकी एग्जांपल लिख सकते हैं कि उसमें एक एग्जांपल है जोसेफ कॉनराड की जिसने एक रियलिस्टिक पिक्चर बना, जो कि खुद गया वहाँ पे और उसने एक रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ अफ्रीका एंड द कंपैरिजन ऑफ अफ्रीका विद यूरोप उसने पोर्ट्रे किया. और नॉट ओनली द आउटर ऑब्जर्वेशन उसने शो की बल्कि इनर जो उसकी अपनी फीलिंग्स थी उसको भी शो किया. तो राइट द एग्जांपल जो आपने अपने इवन सिलेबस में भी पढ़ी है ना, लिख दे यहाँ पे. तो एग्जांपल्स बेटा जरूर लिखनी है, उससे आपके बहुत एक्स्ट्रा मार्क्स आ जाते हैं. ठीक है, तो और नॉवल में आते हैं बहुत ज्यादा मार्क्स भी आ जाते हैं, 79-80 भी आ जाते हैं. फिर है लव फॉर रोमांस अगेंस्ट द टेंडेंसी ऑफ रियलिज्म एंड मटेरियलिज्म perception in the early years of 20th century with an accent of discussion of social problems stands the tendency for criticism of material values and a love for sex, romance and adventure. अब जो है यहाँ पे इसको लव फॉर रोमांस की जगह ना इसको लव फॉर एडवेंचर्स करते हैं.
ठीक है। अच्छा जी, अब क्या था कि stands the tendency of criticism of material values and love for romance and adventure करते हैं इसको, ठीक हो गया। द नोट ऑफ डिसइल्यूजनमेंट, दैट इज द मेन थिंग, ठीक है। ये जो डिसइल्यूजनमेंट थी, ये जो कंफ्यूजन थी अगेंस्ट द रियलिज्म इन फिक्शन, टू मच concentration on material values of life was founded by psychological novelists, ठीक है। अब जो है उस वक्त के साइकोलॉजिकल नॉवलिस्ट जो हैं उनके साथ ये नोट ऑफ डिसइल्यूजनमेंट देखा गया अगेंस्ट द रियलिज्म इन फिक्शन, ठीक है। इस रियलिज्म के साथ साथ एक नोट ऑफ डिसइल्यूजनमेंट भी देखा गया। टू कंसंट्रेशन देखी गई ऑन मटेरियल वैल्यूज, हार्ट ऑफ डार्कनेस में देखी थी, देखी है ना, मटेरियल वैल्यूज देखी है हमने, और वो किसके साथ साउंडेड थे, विद साइकोलॉजी। अब ये बेटा ये सारे इसके ट्रेट्स ही आ रहे हैं, डिसइल्यूजनमेंट हो गई और ये सारी चीजें, तो ये क्या है, ये इसके नॉट ओनली दिस वन इज द, इसका जो है बल्कि बाकी भी इसके हम ट्रेट्स ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऑफ एज लाइक वर्जीनिया वुल्फ एंड few critics of modern life like Samuel Butler, Huxley, Foster, etc. ठीक है। अब जो है ये साइकोलॉजिकल नॉवेलिस्ट जस्ट लाइक वर्जीनिया वुल्फ जो है, और सेम इज द केस साइकोलॉजिकल नॉवेलिस्ट जो है आपकी ये टू द लाइट हाउस की, वर्जीनिया वुल्फ बेसिकली टू द लाइट हाउस की ही राइटर है, उसके बारे में ये लिखा गया है। सैमुअल बटलर सैटिराइजेस द रियलिज्म ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, सैमुअल बटलर ने सटायर किया था इस मॉडर्न सिविलाइजेशन, और जोसेफ कॉनराड ने भी किया, ठीक है। उसने कहा कि ये जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है दैट इज एन इवल, दैट इज अ लाई, जो कि इंसान को बताया गया है ताकि वो क्या कर सके अपने मटेरियल के, उसने एक वो रास्ता बना लिया ताकि वो अपने मटेरियल एस्पेक्ट्स को जो है वो वहां तक पहुंच सके, या मटेरियलिस्टिक जो मटेरियलिज्म है उसको वो हासिल कर सके। एंड इट्स इंसिस्टेड ऑन मशीनरी, और ये इंसिस्टेंस है इसकी, सॉरी, इस मॉडर्न सिविलाइजेशन और उसकी जो इंसिस्टेंस और मशीनरी है उसके ऊपर जो है उसने सटायर किया था, किसने, सैमुअल बटलर ने, ठीक है। तो ये पॉइंट्स जो हैं आप लोगों ने देखने। वर्जीनिया वुल्फ टू सिवियरली क्रिटिसाइजेस द एडवर्डियन रियलिज्म, और वर्जीनिया वुल्फ ने भी क्रिटिसाइज किया एडवर्डियन रियलिज्म को। Frank in sexual matters during the Georgian period, a new tendency became to perceptible in English fiction. अच्छा बेटा यहाँ पे देखें कि ये जो हमने पॉइंट्स पढ़े ना, नोट ऑफ डिसइल्यूजनमेंट, कंसंट्रेशन ऑफ मटेरियल वैल्यूज, साइकोलॉजिकल नॉवेलिस्ट, इसके ऊपर बेशक आप एक एक पैराग्राफ लिखिएगा तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा आप लोगों का। उसके बाद during the Georgian period, a new tendency began to perceptible in English fiction, and it centered around the glorification of sex and primal human emotions and passions. The Victorian novelists showed no interest in naked dance of sex in their novels. They preferred married love over allegation flirtation. The Victorians' anti-sexuality got a great jolt by Georgian novelists who present sex relationship in their novels. Sexual frankness is used by T.H. Lawrence. The result is that whereas the early English novels generally deal with the theme of relation between gentility and morality, the modern novel deal with the relationship between loneliness and the love. उसके बाद the most important thing is that ये stream of consciousness novel, consciousness technique जो है, that is the most important thing जो हमें दिखाई गई। एक स्पेशली इसका जो आर्ट ऑफ नरेशन है, that is also included in your Gordon novel. According to that, stream of consciousness is a means of escape from the tyranny of the time of dimension. किसके पास एनकेएम की हार्ट ऑफ द डार्कनेस की बुक है? उसके अंदर ना एनकेएम की हार्ट ऑफ डार्कनेस के अंदर जो है कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए हैं मॉडर्न नॉवल के, तो वो बड़े अच्छे लिखे हुए हैं। अगर जो है वो जरूर बेटा एक दफा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बार बार रिपीटेडली ये क्वेश्चन आता है, तो कर लें तो इसको ज्यादा बेहतर है। लेकिन इसमें ये आज आपकी असाइनमेंट भी है, आपने करनी है ये कि 20th सेंचुरी के जो चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं नॉवल के वो आप लोगों ने लिखने हैं, और ये आपकी वही 25 मार्क्स की जो असाइनमेंट में देती है, पूरे 25 मार्क्स की आपने करनी है। According to Dutch, a stream of consciousness is a means of escape from tyranny of the time dimension. मॉडर्न नॉवल की सबसे जो मेन चीज है ना, वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल है।
ठीक है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं चेन्स ऑफ द थॉट। ठीक है, हम अपने ख्वाबों ख्यालों में पता नहीं क्या 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 सोचते रहते हैं। ऐसे ही है ना, हम काम कर रहे हो तो दिमाग कहीं और लगा हुआ होता है, इसलिए अक्सर भूल जाते हैं कौन सी चीज किधर रखी थी, क्योंकि दिमाग हमारा कहीं और होता है। अब स्ट्रीम ऑफ, अकॉर्डिंग टू डाइजेस्ट, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो एक मीन है कि आप एस्केप कर जाएं फ्रॉम द टाइम टायरनी ऑफ टाइम डायमेंशन। ये जो टाइम डायमेंशन की टायरनी, आप इससे एस्केप कर जाते हैं, आप टाइम से एस्केप कर जाते हैं। ठीक है। और ये जब मैं आपको वर्जीनिया वुल्फ का नॉवल पढ़ाऊंगी ना, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, तो फिर मैं आपको उधर बहुत डिटेल में बताऊंगी कि व्हाट इज द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। और इस स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का ताल्लुक जो है ना कहानी से नहीं है। ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस ये बेसिकली साइकोलॉजिकल नॉवल होता है। इंसान के दिमाग में जो चीज चल रही होती है उस पर वर्जीनिया वुल्फ ने बड़ी प्यारी कहानी लिखी है। और सेम एज द केस विद द हार्ट ऑफ डार्कनेस, वो जो उसके दिमाग में चल रहा है ना, जोसेफ कॉनराड, सॉरी, जो मार्लो है, उसके दिमाग में जो जो चल रहा है, आप देखिए सारे कैरेक्टर्स जो है ना वो जोसेफ कॉनराड की आंख से बनाए गए। कि जोसेफ कॉनराड जो है, सॉरी, जो मार्लो है, उसके पर्सपेक्टिव से, यानी कि उसके दिमाग में जो कहानी चल रही है वो सुनाई गई है। और वो नैरेटिव सुना रहा है, फर्स्ट नैरेटिव सुना रहा है अबाउट द मार्लो, और मार्लो सुना रहा है बाकी जो उसने देखा है। The stream of consciousness technique is a revolutionary modern technique which had tried to transform the art of narrative almost in every respect. The first user of this technique was the French novelist Edward Dujardin. The phrase stream of consciousness, however, was coined by psychologist William James. इसने जनाब ये साइकोलॉजिस्ट था विलियम जेम्स, जिसने ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में बताया था। Who wrote Principles of Psychology 1890 by calling consciousness a stream। ठीक है, उसने इस कॉन्शियसनेस को, कॉन्शियसनेस क्या होती है, इंसान का इनर सेल्फ ना, हमारी कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो उसने हमारी सोच, हमारे ख्यालात, इसको कॉन्शियसनेस कहते हैं। और कॉन्शियसनेस के माइंड के कितने लेवल्स होते हैं, हमारा जो है कॉन्शियसनेस, देन हमारा जो है सब कॉन्शियसनेस, एंड आवर इनर कॉन्शियसनेस, जिसे हम सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं। तो एक कॉन्शियसनेस होती है जो हमें नजर आ रही होती है, एक हमारी सब कॉन्शियसनेस होती है जो हमें नजर नहीं आ रही होती। वो हमारा फेथ होता है, हमारे ख्यालात होते हैं, हमारी मतलब अंदर की जो इंसान की, जो कभी कभार उसको पता भी नहीं होता, उसके ड्रीम्स में आपकी ख्वाहिशात, ये आपका सबकॉन्शियस है। आपका गुमान, ये आपका सबकॉन्शियस है। और एक आपका इनर कॉन्शियस होता है जिसका हम दैट लीड्स टू द सेल्फ अवेयरनेस। तो इंसान कॉन्शियस से सबकॉन्शियस की तरफ जाता है, और सबकॉन्शियस से लेके फिर वो उसका एक जर्नी होता है टुवर्ड्स द इनर कॉन्शियसनेस। और उसको हम कहते हैं कि फिर वो सेल्फ अवेयरनेस, जब उसको अपने बारे में पता चलता है ना, तो फिर उसको रियलिटी ऑफ लाइफ के बारे में पता चलता है। और बाय कॉलिंग कॉन्शियसनेस अ स्ट्रीम, उसने कहा ये जो कॉन्शियसनेस है ना, ये चेन ऑफ थॉट्स है। ठीक है, जेम्स मीन दैट ह्यूमन कॉन्शियसनेस इज समथिंग फ्लड, ये कुछ फ्लड है। ठीक है, एक फ्लूड है। फ्लूड क्या होता है, पानी होता है। ठीक है, और वो बहता चला जाता है, ये एक फ्लूड है, रुकता नहीं है। आपका दिमाग है ना 24 घंटे काम करता है, आप सो भी रहे हैं तो आपकी ये जो थॉट्स है ना, ये रुकती नहीं है, दैट इज अ फ्लूड। ठीक है, तो जैसे टाइम इज फ्लीटिंग ना, आप देखेंगे ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल के अंदर भी टाइम जो है वो फ्लीट कर रहा है। ठीक है, इट इज एन अनब्रोकन करंट्स ऑफ फीलिंग। ये अनब्रोकन करंट्स है फीलिंग्स का। आपकी ये फीलिंग्स है ना दिमाग में, ये चलती चली जाएंगी, चलती चले, दैट इज अ चेन ऑफ द थॉट्स। जब स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की बात आए ना, उसके साथ एक मीनिंग याद रखिएगा, दैट इज द चेन ऑफ द थॉट्स। ठीक है, इंप्रेशंस होते हैं, फैंटेसीज होती है हमारी। ठीक है, ये सारे आपके सबकॉन्शियस से रिलेटेड होता है। हाफ फॉर्म थॉट्स होती हैं हमारी, कि होगा नहीं होगा, अच्छा यूं कर लेते हैं, इसकी उससे शादी करा देते हैं। जैसे वो वर्जीनिया वुल्फ, और फिर हमने जेन ऑस्टन के बारे में, वो दिमाग में यही सोचती रहती है, इसकी उससे शादी करा दो, मैच मेकिंग करती रहती है। औरतों का यही काम होता है ना, मेरे जैसी खासतौर पे औरतें जिनकी शादियां हो जाती हैं, फिर हम मैच मेकिंग में ही लगे रहते हैं। अच्छा चलो, अगर इसकी उससे शादी हो जाए तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। तो फिर क्या होता है, एंड अवेयरनेस इन जनरल, और आपकी जो अवेयरनेस होती है इन जनरल, दैट इज बेसिकली द 3 लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस। और आपकी एक अवेयरनेस, और यही जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो है ना, ये आपकी चेन ऑफ थॉट्स, ये चलते रहते हैं। ये 24 घंटे का काम है हमारा, कि हम सोचते रहते हैं, कभी नेगेटिव हो गए, कभी पॉजिटिव हो गए, कभी हम पास्ट में चले गए, कभी हम फ्यूचर में चले गए, कभी हम प्रेजेंट में आ गए।
तो दैट इज एस्केप फ्रॉम द टायरनी ऑफ टाइम। अब टाइम की लिमिटेशन नहीं है, आपकी सोच है ना कहीं पे भी जा सकती है, वो पास्ट में भी जा सकती है, वो फ्यूचर में भी जा सकती है, हर जगह जा सकती है। कॉन्शियसनेस इज कंटिन्यूटी लाइफ टाइम एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। ठीक है, कॉन्शियसनेस जो है वो कंटिन्यूटी है लाइफ टाइम। ठीक है, टाइम इज फ्लीटिंग ना, तो कॉन्शियसनेस इज ऑल्सो फ्लीटिंग और इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, और इसमें कोई टाइम की कैद नहीं होती। हमारी सोच कभी भी कहीं पे भी चली जाती है। ठीक है, किसी भी हद तक जा सकती है। इंसान है ना, इसका नफ्स बड़ा ही अनप्रिडिक्टेबल है। बंदा बदल जाए पता भी नहीं चलता, और बंदा क्यों बदलता है? क्योंकि उसकी सोच बदल जाती है। हो सकता है अल्लाह उसको एकदम से हिदायत देते वो लम्हा उसकी जिंदगी में आ जाए तो उसको हिदायत मिल जाती है, हो सकता है वो हिदायत ही उससे चेंज टोटली ऑपोजिट हो जाता है, लाइक डॉक्टर फॉस्टर। तो ये जो इंसान है ना, ये बड़ा अनप्रिडिक्टेबल है, जस्ट लाइक द टाइम। ठीक है, टाइम भी, डेथ भी, तो ये अनसर्टेनिटी जो है ना लाइफ के अंदर, ये होता रहता है। इसलिए नेवर एवर जो है ना, कभी भी किसी बंदे से आप ये, इवन मेरे से भी ये एक्सपेक्ट ना करें मैं सारी उम्र अच्छी रहूं। ठीक है, डोंट एक्सपेक्ट। इंसान जो है वो गलती का पुतला है। एट एनी given instance of time, an individual's consciousness may not be entirely concerned with the present. He may living through an experience of past or fantasies about the future. और at any given instance of time, उस given instance of time के अंदर जो है एक इंडिविजुअल की जो कॉन्शियसनेस है वो क्या है। अच्छा जी, उस इंडिविजुअल की क्या है कॉन्शियसनेस, क्या है उसकी गिवन कॉन्शियसनेस की, मे नॉट बी इंटायरली कंसर्न विद द प्रेजेंट। वो प्रेजेंट के साथ कंसर्न नहीं है, सिर्फ प्रेजेंट के साथ। वो कभी जो है उसका वो लिव कर रहा है अपने एक्सपीरियंस के साथ, कभी वो पास्ट में चला जाता है, कभी वो फैंटेसीज में चला जाता है, कभी वो फ्यूचर में चला जाता है। मुझे देखे ना, मैं आपको पढ़ा रही होती हूँ, पढ़ाते पढ़ाते जो है मैं आपको अपना कोई एक्सपीरियंस बताना शुरू कर देती हूँ लाइफ का। ठीक है, कभी मैं उर्दू में बात करना शुरू कर देती हूँ, कभी बीच में पंजाबी के एक दो वर्ड आ जाते हैं, कभी एकदम से मुझे ख्याल आता है ये पढ़ाते पढ़ाते अच्छा ऐसे भी हुआ था, वो एक दौर की बात है, फिर मैं आपको एक पीछे से वाक्य सुनाना शुरू कर देती हूँ। व्हाट इज दिस? दिस इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, कि मेरी चेन ऑफ थॉट है, चले जा रही है। अच्छा, मैंने एक चीज देखी, और मोस्टली ऐसे ही होता है, हम एक चीज देखते हैं, हम ख्यालों में खो जाते हैं, वो फिर एक चेन ऑफ थॉट्स जो है वो चलना शुरू हो जाती है। एडवांटेजेस क्या है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के? The stream of consciousness bestows at least three major advantages on the novelist. सबसे पहले तो फ्रीडम फ्रॉम द कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ टाइम। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जी आपने सोफोक्लीस का एक ड्रामा पढ़ा जो कि इडिपस रेक्स है, या चलें जेन ऑस्टन का नॉवल ले लेते हैं प्राइड एंड प्रेजुडिस, वो तो याद होगा सारों को। अब उसमें क्या था? कॉन्स्ट्रेंट ऑफ टाइम था, एक ही वक्त था। ठीक है, एक ही जमाना था जिसके अंदर कहानी लिखी गई, शादीशुदा मैरिड लाइफ के लोगों के ऊपर लिखी गई थी, और लिमिटेड टाइम के ऊपर लिखी गई। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल में ये नहीं होता। हो सकता है वो 10 साल पुरानी कहानी सुना रहा हो सकता है वो आने वाले फ्यूचर की कहानी सुना रहा हो सकता है वो प्रिडिक्शन कर रहा हो। तो दैट इज बेसिकली द स्ट्रीम ऑफ। फिर इसके अंदर कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी होती है। ठीक है, कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी इज मीन के कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव होता है, इम्पर्सनल होता है, क्योंकि आप अचानक से जो है कहीं खो जाते हैं। अब कॉनराड जो है, वो मार्लो जो है, वो किसकी कहानी सुनाता है? वो अफ्रीका और यूरोप की कहानी सुना रहा है, जो उसने ऑब्जर्व किया वो आपको बता रहा है। तो वो कंप्लीटली डिटैच्ड ऑब्जर्वर हो जाता है। ग्रेटर इनवर्डनेस एंड प्रोफंडिटी। हाँ जी, दैट इज बेसिकली, अब जाहिर बात है कॉन्शियसनेस है तो आपकी इनर सेल्फ, आपकी इनर विंग। ग्रेटर इनवर्डनेस होती है और प्रोफंडिटी होती है। आपकी इनवर्डनेस क्या है, आपकी इनर फीलिंग्स क्या है, आपने क्या परसीव किया, आपके अंदर उसके क्या असरात हुए। जोसेफ कॉनराड के ऊपर अफ्रीका के से वापस आने के बाद उसके दिमागी हालात क्या थे, उसके दिल के हालात क्या थे, उसके फीलिंग्स कैसी थी। तो ये आपकी ग्रेटर इनवर्डनेस एंड प्रोफंडिटी आपकी यहाँ से शो होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस। ठीक है, इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है मॉडर्न नॉवल की? देयर आर mainly two disadvantages, दो बड़ी disadvantages है। एक तो पहली बात ये कि डिसरिगार्ड ऑफ मटेरियल आउटर रियलिटी, मटेरियल आउटर रियलिटी का डिसरिगार्ड हो गया। लैक ऑफ फॉर्म एंड पैटर्न एंड इवन मीनिंग। अच्छा, इसके अंदर जब आप देखेंगे ना वर्जीनिया वोल्फ का नॉवल, नॉर्मली स्टूडेंट्स को समझ आता ही नहीं। मैं भी जब स्टूडेंट थी मुझे कोई समझ नहीं आया था।
ठीक है, वो तो बार बार अब मतलब फर्स्ट टाइम मुझे वाकई पढ़ने से समझ नहीं आया था और मेरे दिमाग की लस्सी बन गई। तो ये वाले नॉवल ना इस तरह से समझ नहीं आते जब तक आपको इसकी टेक्निक समझ ना आए। तो बाद में मैंने कहीं जाके स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को पढ़ा कि अच्छा ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल है और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस ये होती है। तो फिर जाके समझ आया कि फिर मुझे समझ आई कि भाई मॉडर्न नॉवल पढ़ने के लिए पहले उसकी टेक्निक को समझना जरूरी है, कि पहले आप टेक्निक समझ लें कि किस टेक्निक पे लिखा गया, फिर आपको समझ आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। सेम इज द केस विद द हार्ट ऑफ डार्कनेस। इसको पढ़ते हुए भी मेरे दिमाग की लस्सी बन गई थी कि कर्ट्स कौन है। मैं पूरे नॉवल में कर्ट्स को ढूंढती रही, और हालांकि वो सारा जो नॉवल है वो तो भाई मार्लो की कहानी लिखा हुआ था, और मैं यही सोचती रही कि अच्छा कर्ट्स है कौन, और मैं कर्ट्स को ही एक्सप्लोर करती रही पूरे नॉवल में, सेम लाइक द मार्लो। तो बेटा ये वाले जो नॉवल है ना आपके मॉडर्न नॉवल, ये ऐसे समझ नहीं आते जब तक आपको इसकी टेक्निक्स ना आती हो। उसके बाद नॉवल ऑफ आइडियाज है, इनमें लैक ऑफ फॉर्म है, पैटर्न है, इवन मीनिंग के भी लैक, कोई वो नहीं है इसका हिसाब किताब। अच्छा, उसके बाद नॉवल ऑफ आइडियाज। इन द फर्स्ट डिकेड्स ऑफ द 20th century, English fiction was mainly confined to the discussion of the problems confronting us in social life. और फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी में इंग्लिश फिक्शन जो है वो कन्फाइन थी टू द डिस्कशन ऑफ प्रॉब्लम्स कन्फ्रंटिंग अस इन सोशल लाइफ। हमें कन्फ्रंट करवाती थी वो सोशल लाइफ से कि हम सोशल लाइफ के साथ कन्फ्रंट करें। इन द एडवर्डियन नॉवल, ये सारे नॉवेल्स जो है कन्फ्रंट कर रहे थे सोशल लाइफ के साथ। द एडवर्डियन नॉवल वाज एसेंशियली अ नॉवल ऑफ आइडियाज इंक्लूडिंग इन इट्स स्कोप a free discussion of all kinds of ideas, scientific, social, political, industrial and so on। अच्छा जी, ये जो आइडियाज हैं ये जो है एसेंशियली नॉवल ऑफ आइडियाज थे। कौन? एडवर्डियन नॉवेल्स जो थे। और इसके अंदर क्या था क्या कुछ था? स्कोप था फ्री डिस्कशन ऑफ ऑल काइंड ऑफ आइडियाज। ये भी बेटा सारे इसके ट्रेड्स हैं मॉडर्न नॉवल के, ठीक है। एंड पॉलिटिकल इंडस्ट्रीज, ये सारा जो है ना ये आपका इसमें आ जाएगा जनाब, कि ये इसके आइडियाज है। उसके बाद द एडवर्डियन नॉवल इज कंसीडर्ड इट टू बी अ sin टू एस्केप इनटू अ वर्ल्ड ऑफ रोमांस। मैंने आपको बताया बेटा सारे इसके जो नॉवेल्स है ना वो एंटी रोमांटिक थे, उसके अंदर हीरो हीरोइन का कॉन्सेप्ट नहीं था। यहाँ पे वो जो पीछे लिखा हुआ था ना लव फॉर रोमांस एंड रोमांटिक नॉवेल्स नहीं थे ये, ठीक है, वो गलत लिखा हुआ था वहां पे। वो रोमांटिक नॉवल नहीं था, उसके अंदर हम ये जरूर कह सकते हैं कि लव फॉर डिस्कवरी थी, लेकिन लव फॉर रोमांस नहीं था। तो ये टोटली एडवर्डियन नॉवल जो है वो जो है ये सन समझते थे कि वो एस्केप कर जाएं इन द वर्ल्ड ऑफ रोमांस एंड साइकोलॉजी when the gapping bounds of social life were pleading for reform and healthy treatment। वो इसको सिन समझते थे कि वो वर्ल्ड ऑफ रोमांस में चले जाए एंड साइकोलॉजी, और जबकि ये जो गैपिंग बाउंड्स ऑफ सोशल लाइफ जो हैं वो वर प्लीडिंग फॉर रिफॉर्म एंड हेल्दी ट्रीटमेंट। जबकि हमारी जो सोशल लाइफ है वो हमसे प्लीड कर रहे हैं कि हम उसको रिफॉर्म करें और उसका हेल्दी ट्रीटमेंट करें, बजाय इसके कि हम उनको फेस करें, हम अपनी एक इमेजिनरी वर्ल्ड में चले जाएं लाइक द कीट्स, कि हम ट्रीटमेंट करें उन वाउंड्स का बजाय इसके कि हम उसको ट्रीट करें, हम जो है एक इमेजिनरी वर्ल्ड के अंदर चले जाते हैं। अगर हम जोसेफ कॉनराड के हार्ट ऑफ द डार्कनेस को पढ़ते हैं तो आप देखें एट द एंड वो एक ट्रीटमेंट बताता है कि देखिए दैट इज अ सिन। ये इम्पेरियलिज्म जो है वो एक बहुत बड़ा लाई है, ये जो सिविलाइजेशन है ये एक बहुत बड़ा लाई है। उसने दुनिया की आंखें खोली हैं, खुद यूरोपियन हो के उसने यूरोपियंस के खिलाफ एक नॉवल लिख दिया, उसने दुनिया की आंखें खोल दी, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वन होगा वो भी आप इम्पेरियलिज्म पे ही पढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज यहाँ पे और लिखिएगा बेटा, थीम ऑफ इम्पेरियलिज्म, ठीक है। ये ज्यादातर इम्पेरियलिस्टिक जो है नॉवेल्स थे। H.G. Wells, Glassworthy, Arnold Bennett particularly centralized their attention to social problems of their time and made the novel an instrument of social propaganda. H.G. Wells, Glassworthy, Bennett particularly उन्होंने centralize किया था attention to social problems of their time, ठीक है। उन्होंने सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ टाइम्स जो है उसकी तरफ लोगों की अटेंशन जो है वो सेंट्रलाइज की थी, और उन्होंने नॉवल को इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल प्रोपेगेंडा बना दिया, ठीक है। तो ये सारा कुछ हुआ था। अब सम मोर पॉइंट्स हैं यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न नॉवल के, वो भी देख लें। अच्छा जी, मॉडर्न नॉवल is remarkable for its popularity, variety and complexity.
Novels are being written particularly on all possible themes and subjects. A number of different trends are to be noticed. ये तो आपको सिर्फ 3-4 ही लिखवाए हैं ना, आपने ज्यादा लिखना, ठीक है. The modern novel is realistic. It deals with the facts of contemporary life, the pleasant as well the unpleasant, the beautiful as well as the ugly, and does not present merely a one-sided view of life. Life is presented with detached, accurate, regardless of morals or ideological considerations. The sufferings of poor, their misery and wretchedness, as well as good in them. Their sense of social solidarity, their their fellow feeling and sympathy are realistically present. The modern age is an era of disintegration and interrogation. ये मैंने आपको बताया था कि disintegration और interrogation का era था. उसके बाद देखते हैं, यानी कि confusions बहुत ज़्यादा थी, mental confusions इंसान के अंदर जो है, contentment बहुत कम हो गई. Old values have been discarded and they have not been replaced by the new ones. ओल्ड वैल्यूज बिल्कुल खत्म हो गई थी, मोरल वैल्यूज बिल्कुल खत्म हो गई थी और उनको रिप्लेस भी नहीं किया गया न्यू वंस के साथ. हर किसी की अपनी अलहदा, एक ईंट की अलहदा मस्जिद, ठीक है. मैन इज टोटली कॉट बिटवीन टू वर्ल्ड्स, द वन डाइंग, द अदर सीकिंग टू बी बॉर्न. इंसान जो है दो वर्ड्स के दरमियान जो है वो कॉट होके रह गया. एक जो थी डाइंग वर्ल्ड थी और दूसरी जो थी अदर सीकिंग टू बी द बॉर्न. दूसरी कोशिश कर रही थी कि हम पैदा हो जाए, ठीक है. The choice between capitalism and communism, ये जो choice थी between capitalism and communism, science and religion, ठीक है. God and the atom bomb is a difficult one. ये जो दो तरह के दो कश्तियों पे सवार होगी ना मॉडर्न वर्ल्ड, ये एक्चुअली इसकी वजह से इंसान जो है ना वो बड़ा बैफल्ड और कंफ्यूज स्टेट में आ गया. गॉड एंड एटम बॉम्ब इज डिफिकल्ट एंड द रिजल्ट इज द मैन इज बैफल्ड एंड कंफ्यूज्ड, ठीक है. ओल्ड वैल्यूज बिल्कुल खत्म हो गई, इंसान का फेथ चला गया. अब इंसान जो है दो कश्तियों पे सवार हो गया. एक तो डाइंग वर्ल्ड थी, ठीक है, और एक जो थी वो सीकिंग टू बी बॉर्न थी, कोशिश कर रही थी कि हम पैदा हो जाएं या हम थोड़ा सा प्रोग्रेस कर जाएं. और उस प्रोग्रेशन के चक्कर में जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री था उन्होंने दावत दे दी इनको, जो आए जी आ बैल मुझे मार, तो इन्होंने यूरोपियंस को दावत दी कि आए जी हमें सिविलाइज कर दें ताकि हम भी बॉर्न अप हो जाएं, हम भी प्रोग्रेस्ड हो जाएं. और उस चक्कर में जो है इन्होंने जो सिविलाइज्ड कंट्रीज थे, उन्होंने जो वेल डेवलप्ड कंट्रीज थे, उन्होंने अनसिविलाइज्ड कंट्रीज को, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया. अब क्या हुआ कि ये जो चॉइस थी बिटवीन कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म, साइंस और रिलीजन, गॉड एंड द एटम बॉम्ब, ये अब डिफिकल्ट वन हो गया कि इंसान किसकी माने, फेथ की माने, साइंस की माने. एंड द रिजल्ट इज दैट मैन जो है वो बैफल्ड और कंफ्यूज्ड हो गया. हम भी तो डिग्रीज से मांगते हैं ना, हम अल्लाह से थोड़ी मांगते हैं. हमें ये लगता है डिग्री मिलेगी तो हम तो सेठ बन जाएंगे, ठीक है, और आगे पीछे पैसा होगा, गाड़ियां होंगी, पता नहीं क्या क्या होगा. तो द मॉडर्न अल्लाह गिरे, अल्लाह दे, सबको दे. लेकिन साथ साथ बेटा ये भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह जब पैसा देना और दौलत दे आपको, अल्लाह ताला साथ हिकमत भी दे खर्च करने की. लाखों कमाने के बाद भी बंदा 200 रुपए में कंसेशन की बात करे ना, बड़ा बुरा लगता है. तो द मॉडर्न नॉवल प्रेजेंट्स रियलिस्टिकली द डाउट्स. मॉडर्न नॉवल प्रेजेंट करता है किसको, इन डाउट्स को, कॉन्फ्लिक्ट्स को, फ्रस्ट्रेशंस ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है. डाउट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड फ्रस्ट्रेशंस बहुत ज्यादा देखी गई इसको. और फिर देयरफॉर इसकी टोन जो थी वो पेसिमिस्टिक थी. देयर इज अ लार्ज स्केल क्रिटिसिज्म, बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया. इवन कंडेमनेशन ऑफ कंटेम्पोरेरी वैल्यूज एंड द सिविलाइजेशन. कंटेम्पोरेरी वैल्यूज और सिविलाइजेशन को बहुत ज्यादा कंडेम किया गया. और वो उसमें जो कल वाली कोड आपको लिखवाई थी ना, जब उसने कहा था कि सिविलाइजेशन इज अ लाई, उस कोट को बेटा यहाँ पे जरूर लिखना. और ये कॉनराड ने कहा था कि सिविलाइजेशन इज अ लाई, और ये क्या है, ये अपनी मंजिल को पाने का एक कुछ तरीका है, यानी कि दौलत इकट्ठी करने का एक बहुत बड़ा तरीका है. एम फॉस्टर इज अनगाइडेड इन द अटैक ऑन बिजनेस, सॉरी, एम फॉस्टर इज अनडिसगाइज्ड इन हिज अटैक ऑन बिजनेस माइंड, ठीक है. वो अनडिसगाइज्ड था, यानी कि वो टोटली ओपन था इन हिज अटैक ऑन बिजनेस माइंड. इस अपने अटैक उसने किस पे अटैक किया था, बिजनेस माइंड पे. द वर्शिप ऑफ बिगेस्ट इंडस्ट्रीज
ऑफ कौन था? ये जनाब आ गया मेन हमारा, जो मैं बार बार कह रही थी, द वर्शिप ऑफ बिगनेस एंड इंडस्ट्रियलाइज्ड इंग्लिश ऑफ द पोस्ट वॉर जनरेशन. Aldous Huxley analyzes the disease of modern civilization and search for a cure. And Conrad's novel are all pessimistic and tragic. आगे Conrad novel की बात आ गई ना, तो Aldous Huxley उसने एनालाइज किया डिजीज ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन को और उसने सर्च किया फॉर अ क्योर. ठीक है, और कॉनराड के नॉवल जो थे वो पैसिमिस्टिक और ट्रेजिक थे. उसके बाद देखते हैं रियलिज्म ऑफ द मॉडर्न नॉवल इज नोवेयर सीन टू बेटर एडवांटेज देन इन द ट्रीटमेंट ऑफ सेक्स. द नॉवल हैज एंटायरली ब्रोकन फ्री फॉर द विक्टोरियन इनहिबिशन ऑफ सेक्स. There is a frank and free treatment of problems of love, sex, and marriage. The modern novel is neither merely an entertainment, not merely light story meant for after dinner reading. It has evolved as serious art form. It is very constructed, having nothing loose or rambling about it. As E. Albert points out, Henry James Conrad evolved techniques which revolutionized the form of novel. एडविन अब हेनरी जेम्स कॉनराड जो है वो एवॉल्व करता है उस टेक्निक्स के गिर्द विच रेवोल्यूशनाइज द फॉर्म ऑफ द नॉवल, जिसने रेवोल्यूशनाइज कर दिया फॉर्म ऑफ नॉवल को. एडविन मरे इज राइट इन पॉइंटिंग आउट दैट द प्लॉट सीम टू हैव डाइड आउट ऑफ 20th century. प्लॉट बिल्कुल खत्म हो गया था 20th century. अब आप बगैर प्लॉट के पढ़ेंगे, जो है ड्रामास भी पढ़ेंगे और नॉवेल्स भी पढ़ेंगे. ठीक है, तो प्लॉट जो है वो बिल्कुल खत्म हो गया था. और क्या हुआ था, इंट्रोड्यूस हुआ था स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल. अभी आप वेटिंग फॉर गॉडो एक ड्रामा पढ़ेंगे और आप हैरान रह जाएंगे, उसका प्लॉट है ही नहीं. ठीक है, तो और इसी तरह स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल का भी प्लॉट नहीं होता, कोई स्टोरी बेस्ड नहीं होता, सब दिमाग में चल रहा होता. द ग्रेट मॉडर्न नॉवेल्स लाइक यूलिसिस आर वेरी स्टोरीज, आर स्टिल स्टोरीज, बट दे आर स्टोरीज. ठीक है, ग्रेट नॉवेल्स जो है, यूलिसिस जो है वो आज भी स्टोरी है और वो अभी तक स्टोरीज ही है. विदाउट एन एंडिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स मॉडल इज अ स्टोरी विदाउट एंडिंग. अच्छा बेटा, ये जरूर याद रखिएगा कि मॉडर्न नॉवल का जो एंडिंग है ना, ये विदाउट एन एंड होता है. और इसके अंदर सबसे बड़ी टेक्निक आती है, उसको कहते हैं रीडर्स रेस्पॉन्स थ्योरी. ठीक है, रीडर रेस्पॉन्स थ्योरी, रीडर के ऊपर छोड़ दिया जाता है कि अब इसका एंड क्या होना चाहिए. तो अनएंडिंग एक स्टोरी होती है जो कि रीडर के ऊपर छोड़ दी जाती है. अब रीडर डिसाइड करता है रादर इसको क्या होना चाहिए. ठीक है, हम खुद डिसाइड करते हैं. आप देखते होंगे अक्सर आजकल भी ड्रामाज आते हैं या मूवीज का एंड अगर आपने कभी देखा हो तो उसमें लिखा होता है टू बी कंटिन्यूड, है ना, यानी कि वो अनएंडिंग पोजीशन में छोड़ देते हैं और वो रीडर, दैट इज बेसिकली द रीडर्स रिस्पॉन्स थ्योरी. इसी तरह ड्रामा भी किसी अनएंडिंग पोजीशन पे छोड़ देते हैं कि जी टू बी, मतलब रीडर के ऊपर छोड़ देते हैं या जो ऑडियंस होती है उसके ऊपर छोड़ दिया जाता है, ऑडियंस डिसाइड करे अब आगे क्या होना चाहिए. द मॉडर्न novel is like an incomplete sentence and its incompleteness is a reflection of incompleteness of a whole region of thoughts and beliefs. अच्छा, ये जो है ना incomplete sentence होता है नॉवल, यानी कि incomplete फॉर्म में छोड़ दिया जाता है इसको. और इसकी ये जो इनकम्प्लीटनेस है ना, ये क्या है, ये रिफ्लेक्शन है ऑफ इनकम्प्लीटनेस ऑफ अ होल ऑफ अ रीजन ऑफ थॉट एंड बिलीफ. Under the influence of new psychological theories, life is not regarded as a continuous flow, but as a series of separate and successive moments. और ये new psychological theories को के influence की वजह से लाइफ जो है उसको रिगार्ड किया जाता है as continuous flow. और ये सीरीज है सेपरेट और सक्सेसिव मोमेंट्स की. ठीक है, हमारी जो लाइफ है ना, ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल की डेफिनेशन एक्चुअली है कि लाइफ जो है वो एक कंटिन्यूस फ्लो की तरह रिगार्ड नहीं किया जाता, बल्कि ये एक सीरीज है सेपरेट की और सक्सेसिव मोमेंट्स की. हमें क्या याद रहता है, कुछ सेपरेट और सक्सेसिव मोमेंट्स याद आ जाते हैं. द मॉडर्न नॉवल इज predominantly psychological. Novelists like Henry James, Joseph Conrad, John have made the English novel extremely psychological in nature. They reveal the human consciousness has very deep layers, and buried under the conscious are the subconscious and unconscious. और ये रिवील करते हैं ह्यूमन कॉन्शियसनेस को, जो बहुत डीप लेयर्स हैं, जिसके बहुत डीप लेयर्स हैं, जो कि बरी हैं अंडर द कॉन्शियस, छुपी हुई हैं कॉन्शियस के अंदर. और वो क्या है,